स्केच की ज़ुबानी सुनिए ये कहानी। वर्सेटाइल मेज एपिसोड 9। 4 सितारे अब मजबूती से मेरे नियंत्रण में हैं। एक ही समय में मैं 5 को नियंत्रित करना बहुत कठिन है। मोफैन ने आह भरी और सोचा, मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं इन सभी 7 बदमाशों को नियंत्रित कर सकता हूँ और सेमेस्टर के अंत से पहले एक स्टार पाथ बना सकता हूँ। जिसके बारे में बात करते हुए बंदर ने कहा कि ज़्यादातर लोग हर हफ्ते केवल 1 घंटे नियंत्रण का अभ्यास कर सकते हैं। अगर वे 5 मिनट एक्स्ट्रा प्रशिक्षण लेते हैं तो वे सिर दर्द से गिर जाते हैं। मुझे आश्चर्य है कि जब मैंने पहली बार शुरुआत की तो मैं 2 घंटे अभ्यास क्यों कर सका। क्या ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने डुअल एलिमेंट को जागृत किया है? आदर्श सोचते हैं मोफैन सोचते हैं किसी तारे को नियंत्रित करने में मान का उपयोग समान होना चाहिए। इसका मतलब है कि मेरी मन क्षमता अन्य लोगों की मात्रा से दोगुनी है। जादू के प्रत्येक छात्र की आध्यात्मिक शक्तियों की एक सीमा थी और हर बार जब कोई किसी तारे को नियंत्रित करने का प्रयास करता है तो यह उनकी आध्यात्मिक शक्ति को समाप्त कर देता है। मैजिक स्टूडेंट के आध्यात्मिक बल के अधिकांश स्तरों ने केवल 1 घंटे के नियंत्रण प्रशिक्षण की अनुमति दी। 1 और घंटे का लाभ होने के बाद मोफैन ने अपने दैनिक प्रशिक्षण में किए गए महान प्रयासों के साथ मिलकर अपनी खेती की गति को पहले से ही अपने साथियों से बहुत अधिक कर दिया। बुजुर्गों के अनुसार कक्षा में सबसे उत्कृष्ट छात्र भी केवल 3 स्टारों को ही नियंत्रित कर सकता था। 7 सितारों में से मोफैन पहले ही उनमें से 4 को नियंत्रित करने में सक्षम था। इसके अलावा उन्होंने महीने के भीतर 5 सितारों तक पहुंचने की उम्मीद की। ऐसा लग रहा था कि डुअल एलिमेंट को जगाने से न केवल मोफैन को 2 गुनी एलिमेंट मिले बल्कि उन्हें अन्य लोगों की तुलना में अभ्यास करने के लिए अधिक समय भी मिला। यह एक अविश्वसनीय लाभ था। उसके लिए अपने जीवन के शेष में प्रवेश करने और एक गोरी अमीर और सुंदर लड़की से शादी करने का समय बस कोने में ही था। क्लास सुबह आज 8 बजे शुरू हुई और पहली क्लास मैजिकल बीस्ट नॉलेज क्लास थी। मैजिकल बीस्ट विषय को पढ़ाने के प्रभारी कक्षा के अगले दरवाजे के होमरूम शिक्षक झांग जियांगुओ थे। मोफैन, तुम फिर से लेट हो गए। क्या आप स्कूल के प्रति अपना दृष्टिकोण नहीं सुधार सकते? आपकी प्रतिभा हमेशा अधिकांश छात्रों की तुलना में खराब रही है। आपकी नींव भी विशेष रूप से खराब है और आप पढ़ाई के प्रति भी गंभीर नहीं हैं। मेरी कक्षा में झाओटिंग पर नज़र डालें। उसके पास लाइटनिंग एलिमेंट है, एक अच्छी प्रतिभा है, एक अच्छी नींव है और जादू सीखने के प्रति उसका रवैया भी बहुत अच्छा है। वह वर्तमान में 4 स्टारों को कंट्रोल कर सकता है, जबकि मैंने सुना है कि आप अभी भी एक भी फायर एलिमेंट को नियंत्रित नहीं कर पाए हैं। फायर एलिमेंट को जगाना व्यर्थ है। जैसे ही झांगजियाओ ने मोफैन को देर से आते देखा, उसने तुरंत बिना रुके उसे फटकारना शुरू कर दिया। मोफैन खुद को घमंडी नज़र से नहीं देख सका। शिक्षक झांग जियांगु वास्तव में बात करना बंद नहीं कर सके। उन्होंने व्यवहारिक रूप से हर पाठ के दौरान उस लाइटनिंग एलिमेंट वाले लड़के की बात उठाई। तथाकथित सहपाठी झाओटिंग वह लड़का था जिसने स्कूल के उद्घाटन समारोह के दौरान लाइटनिंग एलिमेंट को जगाया था। झांग जियांगुओ हर दिन उसके बारे में बात करते थे। जब उसने झाओटिंग के नाम का उपयोग करते हुए किसी को भाषण दिया तो उसके चेहरे ने उस गर्व को प्रकट कर दिया जिसे उसने छुपाया हुआ था। वह आदमी वो स्टार्स को नियंत्रित कर सकता है। यह डैडी 6 स्टार्स को नियंत्रित कर सकता है। मुझे बस एक आखिरी स्टार चाहिए। मोफैन ने तिरस्कार से सोचा। हालांकि उन्होंने यह बात जोर से नहीं की, इसके बजाय वह बस फुर्सत में अपनी सीट पर चला गया। ठीक है, कृपया जादुई जानवर किताब खोले। आज मैं आम जादुई जानवरों के बारे में बात करना जारी रखूंगा। जैसा कि सभी जानते हैं, जादुई जानवर शहर के बाहर स्थित है जिसमें हम इंसान रहते हैं और वे इंसानों के प्रति बेहद शत्रुतापूर्ण हैं। वे हर जगह घूमते हैं और जब वे एक दूसरे से मिलते हैं तो लड़ते भी हैं। यदि एक जादूगर को शहर के बाहर जाना है और एक आँख वाले जादुई भेड़िए का सामना करना है तो उसे क्या करना चाहिए?
झांग जियांगुओ ने पहले ही इस विषय पर बड़े आनंद के साथ बात करना शुरू कर दिया था। वन आइड मैजिक वुल्फ, यह उस तरह का जादुई जानवर था जो मानव शहर के सबसे करीब के इलाके में रहता था। मोफेन ने पाठ्य पुस्तकों और वीडियो के माध्यम से देखा था। वो विकराल रूप में था। एक सामान्य व्यक्ति इस तरह के जीव से निपटने में असमर्थ था। केवल एक दाना ही उनका मुकाबला कर सकता था। यहाँ दाना का मतलब है मैजिशियन। हालांकि अगर मैजिक स्टूडेंट का समूह जो अपने जादू को सक्रिय नहीं कर सका को एक आंख वाले मैजिक वुल्फ से मिलना था तो यह एक खूनी नरसंहार होगा। एक आंख वाला जादुई भेड़िया जादुई जानवर वर्ग का मुख्य आकर्षण था। झांग जियांगुओ ने पहले ही इस तरह के जादुई जानवरों के बारे में बात करते हुए 1 महीना बिताया था, जिसने मोफेन को नाराज कर दिया था। वर्तमान में मोफेन ने 6 स्टार्स को नियंत्रित करने तक पहुंचने के लिए अपने दोहरे साधना समय पर भरोसा किया। जब तक वह अपने दिमाग को एकाग्र कर सकता था तब तक वह 6 स्टार्स को आज्ञाकारी रूप से एक स्टार पाथ बना सकता था। बात यह है कि 7वें स्टार्स को नियंत्रित करना विशेष रूप से कठिन था। यह एक पवित्र लड़की की तरह था। नरम हो जाओ और तुम पीड़ित हो जाओगे, कठिन जाओ और वह नहीं सुनेगी। इसने मोफेन को विशेष रूप से चिंतित महसूस कराया। मैं बस इस एक आखिरी कदम को याद कर रहा हूँ। भाई फैन, फायर एलिमेंट की साधना कैसी चल रही है? मोफेन को नीचे बैठ देख झांग हो ने झट से पूछा। पहले की तरह मोफेन ने इत्मीनान से उत्तर दिया। फायर एलिमेंट? झांग जियांगुओ ने जो अफवाहें सुनी थी ठीक उसी तरह मोफेन अभी भी एक भी फायर एलिमेंट स्टार को नियंत्रित करने में असमर्थ था, क्योंकि उसका सारा ध्यान लाइटनिंग एलिमेंट को कास्ट करने में फोकस था। उसका स्टार पाथ बनाने में फोकस था। वह कुछ ऐसा था जिसके बारे में वह कुछ नहीं कर सकता था। उन्होंने इस पूरे सेमेस्टर में अपनी सारी ऊर्जा बड़े शॉर्ट लाइटिंग एलिमेंट के छात्र पर लगा दी थी। बिल्कुल नहीं। ऐसा लगता है कि आपकी नींव ने वास्तव में आपकी खेती को प्रभावित किया है। मैंने सुना है कि म्यू बाई पहले से ही 4 आइस एलिमेंट स्टार्स को नियंत्रित करने में सक्षम है। यदि वह अपने शीतकालीन आकाश के दौरान और भी अधिक प्रयास करता है तो वह सबसे अधिक संभावना फर्स्ट रैंक के आइस एलिमेंट कौशल आइस स्पाइरल को सक्रिय करने में सक्षम होगा, झांग हो ने कहा। मुझे पता है, मोफेन कहते हैं। बिग ब्रदर, आप बिल्कुल भी चिंतित कैसे नहीं हैं? मैं आपको बता दूं, वह और उसके गुर्गे झाओ कुनसन पहले से ही आपके खिलाफ एक योजना बना रहे हैं। चिंता मत करो, उन्हें आने तो दो। मोफेन का वर्तमान दिमाग इस बात से भरा हुआ था कि 7वें स्टार को कैसे नियंत्रित किया जाए। बाकी सब कुछ हवा के समान माना जाता था। झांगो ने एक आभारी सावधान रहो, यह सेमेस्टर लगभग खत्म होने वाला है या हो गया है। आपको वास्तव में अगले सेमेस्टर में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। यदि आप मैजिक एक्टिवेशन परीक्षा के अगले सेमेस्टर के अंत के दौरान मैजिक एक्टिवेशन को पूरा नहीं कर सकते हैं तो स्कूल आपको इस्तीफा देने के लिए मजबूर करने के लिए हर तरह के बहाने ढूंढ सकता है। स्कूल सेमेस्टर जल्दी समाप्त हो गया और मोफेन ने बेहोश महसूस किया कि 7वें स्टार को उसकी ईमानदारी से प्रभावित किया जा रहा है। धत तेरे की, एक देवी की उपस्थिति की प्रतीक्षा करने की तुलना में खेती करना और भी कठिन है। हर दिन और रात में संवाद करने और मेरा अभिवादन करने की कोशिश कर रहा है। मोफेन ने स्कूल से बाहर निकलने की ओर जाते हुए शिकायत की। मोफेन व्यावहारिक रूप से पूरे सेमेस्टर के दौरान स्कूल कभी नहीं छोड़ा था। वह नियंत्रण का अभ्यास करने के लिए हर दिन 2 घंटे बिताता था और उसके अभ्यास के बाद वह अगले 10 घंटे ध्यान करने में लगाता था। बाद में वह बस कक्षा में जाता, अपना भोजन करता और एक दिन बिना रुके सोता। चाहे जो भी हुआ हो, यह सेमेस्टर खत्म हो गया है। छात्रों को उनके शीतकालीन सेमेस्टर असाइनमेंट प्राप्त करने के बाद प्रत्येक अपने घर चले गए और प्रत्येक अपनी माँ को खोजने गए। स्कूल के गेट से बाहर निकलने के बाद मोफेन अवचेतन रूप से अपने घर जाने के लिए बस इंतज़ार करने लगा। हालांकि
उन्हें तभी एहसास हुआ और वे तुरंत अवाक रह गए। मैं लगभग पूरी तरह भूल गया था कि पिताजी ने घर बेच दिया था। मैं अनिवार्य रूप से अब बेघर हूँ। फादर मोजियांग सिंह अपना अधिकांश समय ड्राइविंग में बिताते थे, जिसका मतलब था कि उनके पास घर के लिए समय नहीं था। बेघर मोफैन ने इस बारे में सोचा। ऐसा लगता है कि यह छोटी चाची को देखने और शिनजिया से मिलने का समय है। शिनजिया को देखे हुए आधा साल हो गया है। मुझे आश्चर्य है कि वह नन्ही आंटी के घर में कैसी होगी। मैं उसे लेने के लिए सीधे उसके स्कूल जाऊंगा। मोफैन ने अपने मिडिल स्कूल की ओर से जा रही बस पकड़ी। बस में बैठे मोफैन के पास करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वह यह देखने के लिए नियंत्रण का अभ्यास करता रहा कि 7वां स्टार खुद को प्रस्तुत करेगा या नहीं। एक अलग एलिमेंट के अलग अलग स्टार थे और प्रत्येक अलग अलग स्टार का एक अलग स्वभाव था। कुछ को धोखा देना आसान था। मोफैन को उनसे मीठी मीठी बातें करते हुए केवल कुछ रातें बिताने की जरूरत थी और उनमें से ज़्यादातर तब सुनते थे। हालांकि कुछ विशेष रूप से हिंसक और निपटने में कठिन थे। यदि आप सावधान नहीं होते तो आपके मन में एक पलटाव हो सकता है। उस तरह के पलटाव ने मन को एक गहरी पीड़ा दी। आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग भी कई गुना अधिक होगा। 7वां स्टार जिसे मोफैन नियंत्रित करने में असमर्थ था, वह हिंसक प्रकार का था। उसने इसकी बात कभी नहीं सुनी। उसने क्रूरता से हमला किया और एक महान चाची के रूप में समायोजित करना उतना ही मुश्किल था। उनके लिए सौभाग्य की बात है कि हाल ही में उनका रिश्ता काफ़ी आगे बढ़ा था। हिंसक स्टार धीरे धीरे सुनने की इच्छा प्रदर्शित कर रहा था, नहीं तो मोफैन सचमुच रो पड़ता। इस 7वें स्टार पर उन्होंने लगभग पूरा 1 महीना बिताया था। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू। आप सुन रहे हैं स्केच की जुबानी, ये कहानी वर्सेटाइल में एपिसोड 10। चलो भी आओ, लाइन में लग जाओ। मोफैन ने खुद को शांत किया और अपना पूरा ध्यान एक ही बार फिर 7वें स्टार को नियंत्रित करने की कोशिश में लगा दिया। पहला स्टार अब सबसे आज्ञाकारी था। आखिरकारी से हर रोज सहलाया गया था। जैसे ही मोफैन ने एक आदेश जारी किया, स्टार ने तुरंत अपनी जीवंत गतिविधियों को रोक दिया, जिससे वह स्टारडस्ट के बीच में तैरता रहा। दूसरा स्टार कुछ जिद्दी लग रहा था। इसने सहयोग करने की अनिच्छा दिखाई क्योंकि इसने पहले तारे का अनुसरण किया। उनके पीछे 3रा, 4था और 5वां स्टार था। 6ठा स्टार अत्यंत आज्ञाकारी था। यह उत्सुकता से गठन के लिए भाग गया। ठीक है, बस आखिरी स्टार बचा है। मोफैन ने अपना सारा ध्यान, अपनी सारी आध्यात्मिक शक्तियों को 7वें स्टार में लगा दिया। मोफैन को विचारों को सुनने से पहले 7वें स्टार ने तारे की धूल के भीतर तेज से गति से प्रक्रिया की और धीरे धीरे धीमा हो गया। इसमें अधीरता और अपसन्नता थी क्योंकि इसने धीरे धीरे स्टार पाथ में अपना स्थान बना लिया। अच्छा लड़का, जी गुड बॉय, गुड बॉय। मोफैन ऐसे मन में उसे स्टार्स को कह रहे थे। जैसे ही मोफैन ने देखा कि 7वां स्टार ने समर्पण के संकेत दिखाए हैं, तो वह थोड़ा उत्तेजित महसूस करने लगा। पहले 6 स्टार कुत्तों की तरह है। यदि आप चिल्लाते हैं तो वे आज्ञाकारी रूप से निश्चल होकर बैठ जाएंगे। 7वां स्टार एक बिल्ली की तरह था, भयंकर ठंड और सिर से पांव तक अधीर। क्योंकि आप चाहते हैं कि मैं स्थिर रहूं, तो मैं आपके लिए इसे कठिन बनाने की पूरी कोशिश करूंगा, धीरे धीरे। 7वां स्टार अंत में अपनी पटरियों पर रुक गया क्योंकि यह अन्य 6 स्टारों के मार्ग का अनुसरण कर रहा था। सितारा पथ पूर्ण, जादू प्रकट। स्टार पाथ पूरा हो गया और जादू प्रकट होने लगा। काले रंग की टी शर्ट पहने मोफैन बस की पिछली पंक्ति में बैठे थे। उसके शरीर के चारों ओर अचानक एक घुमावदार ट्रैक था। एक पर्पल स्टार धूल प्रेक्ष पक्र पिछले फ्लैश मोफैन के शरीर एक अवर्णनीय शक्ति दे रहा था। लाइटनिंग गिरना, यह बिजली की हड़ताल है। मोफैन के दिल में एक बेतहाशा उत्तेजना पैदा होगी। वह मदद नहीं कर सकता, लेकिन आसमान की ओर हंसना चाहता है।
उसकी दाहिनी मुट्ठी पर लाइटनिंग का एक चाप अजगर की तरह उसकी बाहों के चारों ओर लिपट गया। बैंगनी बिजली की मुट्ठी का बल मोफैन के हाथ में था। यदि वह अपना हाथ दिखाता तो लाइटनिंग के बस के बीच की ओर जाती। अरे बाप रे! मैजिशियन! यह एक दाना है, मैजिशियन है। यह एक लाइटनिंग एलिमेंट मैज है। आह, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरा पूरा शरीर सुन्न हो रहा है। बस के भीतर से हैरानी की आवाज़ सुनाई दी। खरीदारी का दौर खत्म करने वाली बूढ़ी आंटी, व्यायाम खत्म करने वाली बूढ़ी, सिर नीचा करके फ़ोन पर खेलती जवान लड़की, साथ ही फ़ोन से लड़की के साथ छेड़छाड़ी करने वाला विकृत व्यक्ति, और देखकर सभी दंग रह गए कि बस के पीछे मोफैन एक मेज है। महान महान दाना है। मैं वादा करता हूँ मैं इसे फिर से नहीं करूँगा। मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया मुझे बख्श दे। मेरे पास आंखें हैं लेकिन माउंट ताई को नहीं देख सकता था। अचानक अधेड़ उम्र का आदमी जो युवा लड़की से छेड़छाड़ कर रहा था, घुटने टेकते ही चिल्लाया। उसका चेहरा आंसू से ढका हुआ था और उसने मोफैन से माफ़ी की भीख मांगी। अधेड़ उम्र के विकृत ने सोचा कि युवा दाना ने अपने अश्लील व्यवहार को देखा, उसे क्रोधित किया और उसे अपनी लाइटनिंग की क्षमताओं को सक्रिय करने के लिए प्रेरित किया। यह लाइटनिंग का बल अत्यंत भयानक था। बस में सवार सभी लोग लाइटनिंग की ताकत से भयभीत थे, जिससे वे सभी सुन्न महसूस कर रहे थे। विशेष रूप से वह विकृत व्यक्ति जिसने छोटी लड़की से छेड़छाड़ की थी। उसके हाथ इस हद तक सुन्न हो गए कि उसे कुछ महसूस भी नहीं हो पा रहा था। मैं तुम्हारे कुत्ते की जान बख्श दूंगा। अगर मैं तुम्हें दोबारा ऐसा करते हुए पकड़ता हूँ तो मैं तुरंत तुम्हारे हाथों का उपयोग खो दूंगा। मोफैन स्थिति को समझने के बाद उठ खड़े हुए। उसका ऑरा ठंडा था क्योंकि उसने विकृत को देखा। हाँ, इसे फिर से नहीं करूँगा, निश्चित रूप से। इतना कहने के बाद चालक के रुकते ही वह बदहवास होकर बस से फरार हो गया। आसपास की चाचियों चाचाओं ने तुरंत प्रशंसा के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की। मिडिल स्कूल की कुछ स्पष्ट लड़कियों ने मोफैन की प्रशंसा की। माँ, वह बड़ा भाई अविश्वसनीय है। क्या मैं भविष्य में उनके जैसी अविश्वसनीय बनने में सक्षम हूँ? एक 8 साल के बच्चे ने अपनी माँ की स्कर्ट खींची और बेहोश होकर पूछा। जादूगर बनना कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कोई भी कर सकता है, विशेष रूप से लाइटनिंग एलिमेंट मैजिशियन। मोफैन ने महसूस किया कि उसके जादू ने बस के भीतर एक बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया था। गड़बड़ी से बचने के लिए मोफैन जल्दी से चला गया। बाहर निकलने के बाद मोफैन का दिल पहले जैसा शांत नहीं हो पा रहा था। शिट, यह बहुत अच्छा था। अपनी बाह के चारों ओर लाइटनिंग के झटकों को याद करना और किसी व्यक्ति को आसानी से ख़त्म करने में सक्षम होने का भयानक एहसास अभूतपूर्व था। यह एक सपने की तरह था। यह एक जादू है। मोफैन का दिल धड़क रहा था। भले ही उसने लाइटनिंग फिस्ट को सक्रिय नहीं किया था, मोफैन अभी भी लाइटनिंग की ताकत को महसूस कर सकता था। यह उसके शरीर के भीतर से आया। वह इसे नियंत्रित कर सकता था और यह एक ऐसी ताकत लेकर आया जिसके बारे में उसने पहले कभी नहीं सोचा था। बस में सवार सभी लोगों ने उस पर निशाना साधा। विकृत, जो फर्श पर घुटने टेक कर माफ़ी मांग रहा था, और रहस्यमय बिजली की शक्ति जो उसकी मुट्ठी के चारों ओर घूम रही थी, वह वास्तव में एक अकल्पनीय थे। हाँ, मैंने लाइटनिंग स्ट्राइक सीखा है और मुझे ऐसा करने के लिए केवल 1 सेमेस्टर की ज़रूरत है। मैं देखना चाहता हूँ अब आप लोग मेरे रास्ते में कैसे खड़े होंगे। मुँह बाई, झाओ टिंग, उन सभी को मेरे सामने घुटने टेकने होंगे। मोफैन सिर्फ 1 सेमेस्टर में लाइटनिंग की मुट्ठी को नियंत्रित करने में सक्षम था। तथ्य यह है कि स्कूल ने इस क्षमता को पूरा करने के लिए छात्रों को पूरा 1 साल दिया था। स्कूल वर्ष की शुरुआत से लेकर सेमेस्टर के अंत तक मोफैन ने अपने उपलब्ध समय के केवल 5 महीने का उपयोग किया था। यदि इस गति का सार्वजनिक रूप से जाना जाता तो उसकी सहपाठी और शिक्षक, यहाँ तक कि पूरे विद्यालय के छात्र और शिक्षक भी पूरी तरह से अवाक रह जाते।
ऐसा लग रहा था जादुई जानवर शिक्षक झांग जियांगुओ द्वारा पसंद किया गया छात्र कुछ समय पहले ही 4 सितारों को नियंत्रित करने में पहुंच गया था। मोबाई उसके समान स्तर पर था। हा हा हा, इस डैडी ने लाइटिंग फिस्ट को पहले ही सक्रिय कर दिया है। आप मोबाई ये ग्रीन टी वाले मेरा मुकाबला कैसे कर सकते हैं? मैं अपनी बाहों के चारों ओर चक्कर लगाते हुए लाइटनिंग की शक्ति को महसूस कर सकता हूँ। मुझे आश्चर्य है कि अगर मैं वास्तव में इसे जारी कर दूँ तो यह कैसा होगा। बस इसके बारे में सोचने से मुझे उत्तेजना में चिल्लाना पड़ता है। गहरी श्वास। अगर मैं सड़क के बीच में हंसता हूँ तो मैं एक बेवकूफ़ की तरह दिखूंगा। मुझे शांत रहने की ज़रूरत है। मैं एक अविश्वसनीय मैजिशियन हूँ। मोफैन वास्तव में एक और बार लाइटनिंग स्ट्राइक का उपयोग करना चाहते थे, लेकिन लाइटनिंग स्ट्राइक को पहले समाप्त करने के बाद उनका शरीर खाली और चक्कर महसूस करने लगा था। यह शायद आध्यात्मिक थकावट है जिसका शिक्षक ने उल्लेख किया है ना? मोफैन ने खुद से पूछा। सामान्यतः मोफैन नियंत्रण अभ्यास के 2 घंटे बनाए रख सकते हैं। 2 घंटे के बाद ही उन्हें आध्यात्मिक थकावट महसूस होगी। जब वह बस में था तो उसने केवल 20 मिनट के लिए नियंत्रण का अभ्यास किया था। हालांकि जिस क्षण उन्होंने लाइटनिंग स्ट्राइक को पूरा किया, उन्होंने महसूस किया कि उनकी आध्यात्मिक शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई है। मोफैन अभी भी इस बात को समझ गया। जब वह नियंत्रण का अभ्यास कर रहा था तब वह तारापात को पूरा नहीं कर पाया। सामान्यतया वह बहुत अधिक मन का उपयोग नहीं करेगा। हालांकि अगर उसने स्टार पाथ को पूरा किया और स्टार फोर्स को अपने शरीर में प्रभावित किया, इस प्रकार जादू के वास्तविक प्रभाव को प्राप्त किया, तो अधिकांश मन चला गया होगा। मैं पहले कभी मैजिशियन नहीं रहा, लेकिन मैंने लीग ऑफ लीजेंड्स या द लीजेंड ऑफ मीर जैसे सभी प्रकार के खेल खेले हैं। वे सभी एक ही तर्क का पालन करते हैं। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहें मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू। वर्सेटाइल मेज एपिसोड 11। स्केच की जुबानी सुनिए ये कहानी। मोफैन लिटिल एप्पल गुनगुनाते हुए मूड में थे और मिंगवेन मिडिल स्कूल की ओर चल पड़े। मिंगवेन मिडिल स्कूल एक निजी ऑल गर्ल स्कूल था। सबसे नाजुक और फैशनेबल लड़कियां वहां इकट्ठी होती थी। इस और अन्य स्कूलों के बीच यह अंतर था कि यह स्कूल सुस्त मैजिक थ्योरी शिक्षा का उपयोग नहीं करता है और निश्चित रूप से उनके पास मूर्ख नहीं थे जो केवल जादू की किताबों में परीक्षा लिखना जानते थे। ये लड़कियां जादुई पृष्ठभूमि वाले परिवारों से आती है। इस प्रकार वे स्वाभाविक रूप से जादू के छात्रों से अधिक जानती थी, जिन्हें 9 साल की अनिवार्य जादू शिक्षा से गुजरना पड़ता था। उदाहरण के लिए उनमें से कुछ अक्सर अपनी छाती के चारों ओर एक मैजिक टूल आभूषण पहनते हैं। यह जादुई दूसरी पीढ़ी जादुई उपकरण पहनती आ रही है जो उनके जन्म के समय से ही उनकी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाते हैं। इन लोगों की तुलना में मोफैन सिर्फ एक किसान था जिसे अपने रास्ते पर कदम दर कदम चढ़ना पड़ता था। स्कूल के चारों ओर की छोटी छोटी सड़कें आलीशान गाड़ियों से भरी हुई थी क्योंकि स्कूल खत्म होने में अभी समय था। मोफैन शिक्सनिया के चरित्र के बारे में बहुत स्पष्ट थे। वह निश्चित रूप से लिमोसीन वाली लड़कियों के चारों ओर घूमती थी और गली में छोटी सड़क से के साथ जाती थी। जैसे ही उसने खिड़की से छोटे बांस की सुगंध सूंघी जिसे निवासियों द्वारा लगाया गया था। मोफैन गली में सड़क के अंत तक छोटी बहन ये शिक्सनिया की प्रतीक्षा करने की योजना के रूप में मुख्य प्रवेश द्वार के चारों ओर चला गया। गली में सड़क का उपयोग करने वाले ज़्यादा लोग नहीं थे। परिचित सड़क में प्रवेश करते ही मोफैन अन्य लोगों के आंगनों से गुजरा। हालांकि दुनिया बदल गई है, लेकिन जिस शहर से वो इतना परिचित था वह नहीं बदला था, ना ही खिड़की के पास का बांस था। इसके बारे में सोचते हुए शिक्सनिया को भी नहीं बदलना चाहिए था। मोफैन ऐसा सोचते हैं। मोफैन गली के बीच में एक दीवार पर अपनी पीठ टिकाकर खड़ा था। वह प्राथमिक छात्रों के ऑर्किड टोकन निकालने के अवसर की प्रतीक्षा में गैंगस्टर की तरह दिखता था।
वह गली के प्रवेश द्वार को देखने के लिए कभी कभार अपनी आंख उठा लेता था, इस उम्मीद में कि वह उस लड़की को आश्चर्यचकित कर दे जो आने वाली थी। किसने सोचा होगा कि आधे दिन तक सुंदर आकृति दिखाई नहीं देगी। वह कैसे नहीं आ रही है। जिस मुद्रा में मोफैन खड़े थे वह सुन्न महसूस कर रहा था। जैसे ही उसने अपनी आंखें थोड़ी बंद की, मोफैन व्यवहारिक रूप से आदत से बाहर ध्यान में प्रवेश करने ही वाला था। अचानक मोफैन ने गली के प्रवेश द्वार से छोटी पहाड़ी की ओर से एक शोर सुना। आमतौर पर यह शोर और कोलाहल गली की ऊंची दीवारों से बहरे हो जाते थे। किसी कारण से यह शोर उसके कानों में पड़ गया। क्या यह ध्यान के दुष्प्रभाव हो सकते हैं? क्या धारणा में वृद्धि हुई है? मोफैन जिज्ञासा में छोटी पहाड़ी की दिशा में चलने लगा। जैसे ही वह छोटी पहाड़ी की ओर बढ़ा, वह अचानक साफ हो गया। सामने की ओर पहाड़ी की तलहटी में मोफैन के परिवार ने हाल ही में बेचा घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर था। पहाड़ी के नीचे एक छोटा सा लॉन था जो एक छोटे से पार्क जैसा दिखता था। एक एयर वेंट के पास मुड़ी हुई लताओं से एक बना झूला था। झूला बिना हिले डुले खड़ा था। झूले के ऊपर लंबे काले बालों वाली एक लड़की बैठी थी। सर्दियों की हवा ने उसके बालों को खराब कर दिया। एक रेशमी सफेद और नाजुक चेहरा प्रकट किया। उसकी पलकें उत्तम नाक और जेड जैसे चमकदार होठ थे। वह चुपचाप आगे देखती रही। यह ऐसा था जैसे वह सर्दियों के झूले और नाजुक कमल के साथ एक चित्र के रूप में पूरी तरह से मिश्रित हो। ठंडा और प्यारा, फिर भी अकेला, क्योंकि उसका अनोखा स्वभाव खिल उठा। मोफैन के कदम अचानक रुक गए, बिना यह जाने कि उसे इस तरह देखने में मजा आने लगा। उसे बैठे देखकर मोफैन के भीतर एक गर्म धारा बहने लगी जो उसके दिल के सबसे गहरे हिस्से में बह रही थी। उस समय वह अपने मुंह के कोने को टेढ़ा किए बिना नहीं रह सका। हालांकि इसमें मोफैन को लगा कि कुछ ठीक नहीं है। जैसे ही वह झूले पर बैठी खूबसूरत लड़की की ओर बढ़ा, उसकी भौहें तुरंत टेढ़ी हो गई। लड़की को भी लगा कि कोई उसके पास से गुजर आए। हालांकि जैसा कि उसने देखा कि यह मोफैन था, उसके चेहरे पर बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं दिखा। वह केवल धीरे से हंसी, जैसे कि जानती थी कि यह व्यक्ति आने वाला है और वह यहाँ उसका इंतजार कर रही थी। बिग ब्रदर मोफैन, लड़की ने मीठी आवाज में पुकारा। यह फिर से बकवास है ना? जैसे ही मोफैन आगे बढ़े, उनके चेहरे पर हल्का सा गुस्सा आ गया। शिक्सनिया ने कुछ नहीं कहा। आज मैं निश्चित रूप से उनसे निपट लूंगा। वे पतितों का एक समूह है। मोफैन का गुस्सा कई गुना बढ़ गया और वह पहाड़ी की सीढ़ियों की तरफ देखने लगा। उनमें से बहुत सारे रहने भी दो। शिंगसिया ने अपना सिर हिलाया और मोफैन को अपना गुस्सा छोड़ने की सलाह दी। इसके बारे में भूलना संभव नहीं है। मैं इन मैल से निपटने जा रहा हूँ, मोफैन ने और नहीं कहा और सीढ़ियों से ऊपर चला गया। शिंगसिया जो झूले पर बैठी थी, मोफैन को दूर खींचना चाहती थी, लेकिन मोफैन पहले से ही गुस्से में खौलता हुआ पहाड़ पर चढ़ रहा था। शिक्सनिया मोफैन के स्वभाव से परिचित थी। वो हमेशा पड़ोस के दबंगों और गुंडों से उससे संबंधित कारणों से लड़ता रहा है। वह हर बार कई लोगों के खिलाफ लड़ता और अपने पूरे शरीर पर घावों के साथ लौटता। यह कुछ ऐसा था जिसे वह कम से कम देखना चाहती थी। इस बार उसे परेशान करने वाले कोई छोटे गुंडे या दबंग नहीं थे। यह स्पष्ट था कि ये लोग बहुत पहले स्कूल से बाहर हो गए थे। इस क्षेत्र में गड़बड़ी करने वाले लोगों को एजियोर बियर गैंग के नाम से जाना जाता था। वे यहाँ आसपास रहने वाली धनी लड़कियों के लिए किराए पर थे। जिसे वे पसंद नहीं करते थे, वे उन पर कदम रख देते थे। वहाँ कम से कम 5 लोग थे और उनमें से 2 के शरीर बहुत हष्ट पुष्ट थे। उनके शरीर मोफैन के शरीर से कई गुना बड़े थे। अगर मोफैन उन्हें देखने के लिए वहाँ जाते तो वह निश्चित रूप से बुरी तरह पिटते। मंडप पर पहाड़ी पर
जूबिंग, क्या आपको नहीं लगता कि अगर हम इसे इस तरह करते हैं तो हमारे पास लालित्य की कमी है? एक युवक ने मुंह से लटकती सिगरेट और हाथों में पोकर कार्ड को पकड़े हुए कहा। इसमें लालित्य की कमी कैसे है? यह मेरी 16वीं बार है जब मैं उसके प्रति अपनी सच्ची भावनाओं को व्यक्त कर रहा हूँ, उसे अपनी प्रेमिका बनने की अनुमति दे रहा हूँ। क्या मैं यहाँ मंडप में ताश नहीं खेल सकता क्योंकि वह ऐसा सोचती है? जूबिंग नामक युवक ने जवाब दिया। जूबिंग की गर्दन पर एक स्पष्ट नीले रंग का टैटू था और उसकी छोटी जैकेट के कारण जो उसकी गर्दन पर टैटू के आधे हिस्से को कवर करती थी, यह बेहद आकर्षक लग रहा था। आप एक ही नज़र से बता सकते हैं कि वह एक ऐसा किरदार था जिसे भड़काना मुश्किल था। हाँ, अगर वह आपको अस्वीकार करना चाहती है तो वह पहले ही चली गई होती। किंग फ्लैश, हा हा हा, मुझे पैसे दे दो, 2 गुनों करो। दूसरी तरफ बैठे एक युवक ने छेद वाली कॉवबॉय हैट पहनी हुई थी। धिक्कार है, यह तुम्हारा भाग्य है। एक और दौर, एक और दौर। अब हम तब तक खेलेंगे जब तक आसमान में अंधेरा ना छा जाए। मुझे विश्वास नहीं होता कि लड़की घबराएंगी नहीं। शूबिंग ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। शीर्ष पर किसी की स्थिति का आनंद ले रहे थे। लड़कियों के प्रति किसी को भी निर्दयी होना पड़ता था। एक लड़की का स्वाभाविक स्वभाव शर्मीला होना था। यदि कोई थोड़ा सा भी अड़ियल नहीं है तो वह कुछ भी नहीं कर पाएगा। यह लड़की शिंक्सनिया समय के साथ और खूबसूरत होती जा रही थी। उसे देखकर वास्तव में एक उत्साहित हो गया। वास्तव में कोई है जो कहेगा कि मैं एक मेंढक की तरह हूँ जो हंस का मांस खाना चाहता है? आज मैं इस लड़की का दावा करूँगा, फिर देखिए कौन कुछ बोलने की हिम्मत करता है। ठीक है, मुझे याद है कि इस छोटी लड़की का अभी भी एक भाई है। यह परेशान करने वाला है। चरवाहा श्रृंगार में युवक ने टिप्पणी की। उसकी युद्ध क्षमता में कमी है। एक अड़िया चरित्र होने के अलावा वह सिर्फ एक मांस का थैला है। तुम जैसे चाहो उसे मार सकते हो, जूबिंग ने ज़्यादा परवाह किए बिना कहा। यह सही है, इससे पहले मैं उससे निपटने के लिए पर्याप्त होऊंगा। अब मैंने कुछ मांसपेशियों को प्राप्त कर लिया है, मैं उस चीज़ को बेहतर करने की कोशिश करना चाहता हूँ। ऐसा गुंडों की एक टीम कहती है, गैंग कहती है। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे चैनल के साथ। थैंक